ब्रसेल्स में कल होगा सदस्यता समारोह। कल शाम 7 बजे आधिकारिक हो जाएगा, नेटो सदस्य बन जाएगा फिनलैंड। आधिकारिक तौर पर नेटो मुख्यालय पर लगाया जाएगा फिनलैंड का झंडा और ये औपचारिक तौर पर कल हो जाएगा। हालांकि सदस्यता की औपचारिकताएं जो संसद से पास होनी थी अलग अलग देशों के, वो हो चुकी हैं, लेकिन अब जो मुख्यालय है नेटो का ब्रसेल्स में, वहां पर झंडा फहराया जाएगा फिनलैंड पर और औपचारिक रूप से वो शामिल हो जाएगा। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, फिनलैंड को नेटो सदस्यता मिलने पर भड़का है रूस। बॉर्डर पर नेटो हथियार बड़ा खतरा है, ये कहा है रूस ने। फिनलैंड के नजदीक रूस बढ़ा रहा है अपनी सैन्य क्षमता। वेस्टर्न और नॉर्दर्न वेस्टर्न बॉर्डर पर होगी बड़ी तैनाती, ये रूस की तरफ से कहा जा रहा है। फिनलैंड के साथ जुड़ा है रूस का 1340 किलोमीटर का बॉर्डर। लेकिन साथ ही एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस और यूएस पर वर्ल्ड सोशलिस्ट वेबसाइट ने बड़ा दावा किया है। फिनलैंड के नेटो सदस्य बनने से एटमी युद्ध का खतरा बन गया है। रूस यूएस में सीधे टकराव का खतरा भी बढ़ा है, ये कहना है WSWS का। यूक्रेन युद्ध की वजह से ही एटमी हमले का खतरा बढ़ा हुआ है और अब फिनलैंड के नेटो सदस्य बनने के बाद जियोपॉलिटिक्स के जानकार और थिंक टैंक दावा कर रहे हैं कि परमाणु युद्ध कभी भी छिड़ सकता है, क्योंकि जून 2022 में ही पुतिन ने आगाह किया था कि फिनलैंड और स्वीडन पर रूस की तरफ से कोई खतरा नहीं है। लेकिन अगर वो सदस्य बने तो ये स्थिति खत्म हो जाएगी, यानी खतरा शुरू हो जाएगा, क्योंकि नेटो सदस्य बनने के बाद फिनलैंड अमेरिकी हथियारों का बेस बन जाएगा और ये रूस के लिए खतरा होगा। अमेरिका ने बड़ी रणनीति के तहत फिनलैंड को नेटो में शामिल किया है। क्या है अमेरिका की रणनीति? और अब रूस ने इस खतरे से निपटने के लिए काउंटर प्लान भी तैयार किया है। देखिए ये रिपोर्ट, समझने के लिए सभी समीकरण। नाटो के देश 30 से 31 हो रहे हैं और एटमी विध्वंस का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चार अप्रैल की सुबह रूस के पड़ोसी देश फिनलैंड को आधिकारिक रूप से नाटो का सदस्य घोषित कर दिया जाएगा। नाटो के ब्रसेल्स हेडक्वार्टर पर अभी 30 झंडे लगे हैं, लेकिन 4 अप्रैल की सुबह 31वां झंडा फिनलैंड का लग जाएगा और यह झंडा लगते ही नाटो के सदस्य देश 31 हो जाएंगे। इसी खतरे को मिटाने के लिए शुरू हो चुका है न्यूक्लियर वॉर का काउंटडाउन। फिनलैंड के नाटो सदस्य बनने का मतलब है रूस के बॉर्डर पर नाटो के हथियारों की तैनाती। इस मैप के जरिए समझिए कि नाटो का खतरा रूस के लिए कितने करीब पहुंच गया है। फिनलैंड के सदस्य बनते ही नाटो का 1340 किलोमीटर सीमा विस्तार हो गया है, क्योंकि इस देश की 1340 किलोमीटर लंबी सीमा रूस के साथ सटी हुई है। खास बात यह है कि फिनलैंड का बॉर्डर कोला पेनिनसुला से सटा है। कोला में रूस का न्यूक्लियर बेस और आर्कटिक नेवल बेस है। ऊपर की तरफ नॉर्वे है जो पहले से नाटो सदस्य है और इसकी सीमा भी कोला से सटी है। यानी बाइडेन ने रूस के एक अहम न्यूक्लियर बेस की घेराबंदी कर दी है। आर्कटिक क्षेत्र के करीब कोला न्यूक्लियर बेस रूस के सबसे अहम सैन्य ठिकानों में से एक है। इस क्षेत्र में रूस की ताकत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। फिनलैंड के नाटो सदस्य बनने का ऐलान होते ही पुतिन ने कोला न्यूक्लियर बेस को स्पेशल अलर्ट पर रखा है। यहां रूस के सबसे विनाशक हथियार तैनात हैं। रूस के कोला न्यूक्लियर बेस पर उसके सबसे अहम हथियार यानी न्यूक्लियर सबमरीन तैनात है। इस बेस पर अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन पोसाइडन तैनात है। वॉरशिप से फायर होने वाली न्यूक्लियर मिसाइल जिरकॉन यहां पर है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यार्स भी इसी बेस पर है। हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल भी इसी बेस पर रखी गई है। कोला न्यूक्लियर बेस के हाई अलर्ट पर होने का मतलब है आर्कटिक सागर से न्यूक्लियर बवंडर की शुरुआत।
आर्कटिक सागर रूस का सबसे बड़ा शक्ति केंद्र है। आर्कटिक में रूस के जितने सैन्य ठिकाने हैं उतने सभी नाटो देशों के मिलाकर भी नहीं है। ग्लोब पर दिख रहे हरे रंग के गोले आर्कटिक में नाटो के मिलिट्री बेस हैं और लाल गोले रूस के मिलिट्री बेस हैं। 2005 से रूस ने आर्कटिक में सोवियत दौर के 10 से ज्यादा बेस एडवांस बनाए हैं। यहां एयर डिफेंस को चकमा देने वाली हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइल तैनात है। ग्लोब पर नजर आ रहे हरे रंग के एंकर वाले निशान आर्कटिक में नाटो देशों के नेवल बेस हैं और लाल रंग वाले एंकर के निशान रूस के नेवल बेस हैं। रूस ने आर्कटिक में पोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और जहाजों पर खूब खर्च किया है। इसी तरह हरे रंग के हवाई जहाज के निशान नाटो के एयरबेस हैं और लाल रंग के रूस के एयरबेस हैं। आर्कटिक में रूस की हवाई पट्टियां और एयरबेस सभी नाटो देशों से ज्यादा हैं। इसी तरह रूस की ग्राउंड फोर्स भी सभी नाटो देशों से ज्यादा संख्या में आर्कटिक में तैनात है। आर्कटिक में रूस को घेरने का मतलब है पुतिन को उकसाना। फिनलैंड के शपथ समारोह के साथ ही पुतिन का अग्निपथ शुरू होने वाला है। यूक्रेन को नाटो में जाने से रोकने के लिए बीते साल युद्ध छिड़ा था। लेकिन अब फिनलैंड के नाटो सदस्य बनने से परमाणु युद्ध का विश्व विनाशक काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो फिनलैंड अब से चंद घंटों बाद आधिकारिक रूप से नेटो का मेंबर होगा। इसका मतलब है कि चंद घंटों के बाद रूस की सीमा पर नेटो फोर्स की तैनाती होगी। हालांकि पुतिन फिनलैंड को लेकर उतने चिंतित तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन रूस के अंदर जारी हलचल बता रही है कि इस बार फिनलैंड और रूस के बीच समर वॉर छिड़ सकती है और इस वॉर का पूरा प्लान क्रेमलिन ने तैयार कर लिया है, जो सार्वजनिक भी हो चुका है। इस रिपोर्ट में देखिए फिनलैंड की नेटो मेंबरशिप से महाविनाश कैसे हुआ फिक्स। दुनिया के विनाश की शुरुआत होने का नया केंद्र फिनलैंड। रूस से अदावत का एक सदी से भी पुराना इतिहास वाला वो देश जिसने कभी रूस के सामने घुटने नहीं टेके। बल्कि इस देश का नेतृत्व करने वालों ने हमेशा रूस से मुकाबला करने के लिए अपने देश को मजबूत बनाया। प्रधानमंत्री सना मारिन ने भी नेटो की सदस्यता का रास्ता तय करके रूस के खिलाफ ऐसी ही मजबूती दिखाई। लेकिन इस बार रूस के खिलाफ उठाए गए इस कदम से महाविनाश फिक्स हो गया। और इसका सबूत है फिनलैंड को केंद्र मानकर रूस की तरफ से शुरू हुई न्यूक्लियर जंग की तैयारी। आखिर किसने किया रूस की न्यूक्लियर जंग की तैयारी का खुलासा और क्या होगा फिनलैंड को लेकर रूस का अगला कदम, इसे विस्तार से देखिए। नेटो देशों के विरुद्ध तय हुआ न्यूक्लियर युद्ध। रूस का वॉर प्लान जारी, विंटर वॉर से बड़ी तैयारी। और प्लान यह है कि रूस सबसे पहले उस सीमा को सील करेगा जहां से नेटो की सेना रूस या उसके सहयोगी देशों में दाखिल हो सकती है। जिसमें सबसे पहला नाम है बेलारूस, जहां न्यूक्लियर वेपन्स की तैनाती का ऐलान पुतिन पहले ही कर चुके हैं। प्लान के तहत कहां होगी तैनाती, पहले इसे भी जान लीजिए। बेलारूस के साथ नेटो मेंबर पोलैंड 418 किलोमीटर सीमा साझा करता है। वहीं यूक्रेन के साथ बेलारूस की यह सीमा 1000 किलोमीटर है, जबकि लिथुआनिया से लगी सीमा 678 किलोमीटर और लातविया की सीमा 172 किलोमीटर है। इन सीमाओं को न्यूक्लियर मिसाइल से पहले सील किया जाएगा।
इसके बाद रूस कैलिनिनग्राद के बेस को नेटो के खिलाफ एक्शन के लिए ऑपरेशनल रखेगा और इस योजना के तहत अगले कदम के लिए आगे बढ़ेगा। और ये कोई आकलन नहीं है, बल्कि रूस की तरफ से जारी हुए प्लान का एक हिस्सा है, जिसे बेलारूस में रूस के राजदूत ने सार्वजनिक किया है। रूसी राजदूत बोरिस क्रिजलोव के मुताबिक 1 जुलाई तक व्लादिमीर पुतिन के ऐलान के अनुसार ही बेलारूस में न्यूक्लियर हथियारों के भंडारण की सुविधा तैयार होगी, जिन्हें पश्चिमी सीमा पर लाया जाएगा ताकि सुरक्षा सुनिश्चित हो। इन शब्दों के दूसरे मायने ये हैं कि रूस नेटो की सीमा के पास न्यूक्लियर हथियारों को तैनात करेगा। जिसमें फिलहाल बेलारूस पहली प्राथमिकता है, लेकिन ऐसा सिर्फ सहयोगी होने के नाते होगा, क्योंकि रूस खुद की सुरक्षा के लिए और बड़ा कदम उठाएगा। सवाल ये है कि रूस के लिए सबसे बड़ा खतरा किस सीमा पर खड़ा हो रहा है? क्या यूक्रेन की सीमा पर ही खतरा ज्यादा बड़ा है या फिर यह खतरा अब डाइवर्ट हो चुका है? इसका जवाब रूस के न्यूक्लियर तैनाती के प्रोग्राम से मिलता है और जवाब यह है कि रूस के लिए सबसे बड़ा खतरनाक सीमा अब पारंपरिक दुश्मन फिनलैंड की है। यही कारण है कि रूस का फोकस भी अब फिनलैंड पर ज्यादा है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन के जिस कदम से रूस को खतरा महसूस हो रहा था, वो फिनलैंड उठा चुका है और उसमें फिनलैंड को कामयाबी भी हासिल हुई। नेटो की मेंबरशिप का रास्ता साफ होते ही रूस की एक सीमा से महाविनाश की शुरुआत के लिए मुनादी हो गई। रूस से फिनलैंड 1340 किलोमीटर सीमा साझा करता है और अब इस सीमा पर एक तरफ न्यूक्लियर हथियार तैनात होंगे तो दूसरी तरफ नेटो की सेना रूस के खिलाफ खड़ी दिखेगी। यानी रूस जो नहीं चाहता था वो हो गया। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि रूस ने अब तक यूक्रेन जैसा कोई एक्शन फिनलैंड के खिलाफ क्यों नहीं लिया। क्या फिनलैंड और रूस के बीच अतीत में हुए संघर्ष ने रूस को अब तक रोके रखा है या फिर फिनलैंड को लेकर किसी नई रणनीति पर विचार चल रहा है? इन सवालों का जवाब मौजूदा हालात के आधार पर किए गए विश्लेषण से मिलता है, जिसमें रूस के प्रोपेगेंडिस्ट के विचारों को पहले जगह मिलनी चाहिए। रूसी स्टेट मीडिया में फिनलैंड को लेकर चर्चा जोरों पर है। रूसी विद्वान फिनलैंड पर नेटो सदस्य के रूप में भड़काऊ बयान दे रहे हैं। स्टेट मीडिया पर फिनलैंड के खिलाफ जंग छेड़ने का आह्वान हुआ, फिनलैंड को स्वायत्त क्षेत्र की तरह स्थापित करने की मांग हुई। इसके अलावा कई विशेषज्ञों ने फिनलैंड को रूस में शामिल करने की भी मांग की। यानी फिनलैंड के लिए नेटो की मेंबरशिप का रास्ता साफ होते ही जंगी तैयारी का दायरा बढ़ रहा है और इसी तैयारी के तहत जो दूसरा विनाशकारी कदम उठाया गया है वो नेटो के खिलाफ एटमी दीवार बनाने का है। अब रूस कैसे ये दीवार बना रहा है, इसे भी जंगी बिसात पर तैनाती के आधार पर समझिए। शुरुआती तैयारी के तहत बेलारूस में न्यूक्लियर तैनाती से नेटो के खिलाफ एक्शन प्लान का एग्जीक्यूशन है, लेकिन इसका विस्तार अटलांटिक पैसिफिक तक है, जहां रूस ने एटमी सबमरीन तैनात करने का फैसला लिया है। और अटलांटिक पैसिफिक में तैनात सबमरीन्स के टारगेट पर न सिर्फ यूरोपियन देश होंगे, बल्कि अमेरिका तक अटैक करने वाली मिसाइल की लॉन्चिंग का प्लेटफॉर्म भी इसी समंदर में होगा। जाहिर है कि इस तरह की न्यूक्लियर व्यूह रचना से अमेरिका के लिए नया संकट खड़ा होगा। पुतिन के प्लान के फुल प्रूफ एग्जीक्यूशन से बाइडेन की टेंशन बढ़ेगी और बाइडेन की ये टेंशन तब और दोगुनी हो जाएगी जब बेलारूस से अटलांटिक पैसिफिक तक न्यूक्लियर बारूद बिछाकर पुतिन फिनलैंड को निशाना बनाएंगे।
यानी यूक्रेन से भी ज्यादा विनाश संभव है। लेकिन इस एक्शन की शुरुआत से पहले दो ट्विस्ट भी हैं। पहला ट्विस्ट है अतीत का अनुभव। रूस के खिलाफ जंग के लिए फिनलैंड हमेशा से तैयार रहा है। 1939 की विंटर वॉर के दौरान फिनलैंड ने रूस को मुश्किल में भी डाला है। फिनलैंड के सैनिकों के साथ सिविलियंस भी गुरिल्ला युद्ध में माहिर हैं। यूक्रेन की तरह फिनलैंड में तबाही मचाना रूस के लिए आसान नहीं होगा। यानी विंटर वॉर की जगह इस बार समर वॉर की स्थिति बन सकती है, जिसके संकेत मिल रहे हैं फिनलैंड में जारी रूस की तरफ से होने वाले हमले की चर्चा से। यही वजह है कि जैसे ही तुर्की ने नेटो में एंट्री का रास्ता साफ किया, वैसे ही फिनलैंड की सीमा पर चौकसी बढ़ गई। और ये चौकसी बता रही है कि फिनलैंड की गुरिल्ला युद्ध की तैयारी ठीक 1939 की ही तरह है, जिसमें लाखों रूसी सैनिकों को ट्रैप करके मार दिया गया था, जिसने रूस को समझौता करने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन एक ट्विस्ट अब भी बाकी है। फिनलैंड के खिलाफ न्यूक्लियर बिसात बिछाना रूस ने शुरू ही किया था कि एक ट्विस्ट ने फिनलैंड की राजनीतिक स्थिरता पर संकट खड़ा कर दिया। और संकट है फिनलैंड को नेटो के सदस्य के रूप में कामयाबी दिलाने वाली प्रधानमंत्री सना मारिन की सरकार का गिरना। आपने बिल्कुल सही सुना। दूसरा ट्विस्ट है फिनलैंड में प्रधानमंत्री सना मारिन की सरकार का गिर जाना। भारी लोकप्रियता के बाद भी सना मारिन की पार्टी चुनाव हार गई। उनकी सेंट्रल लेफ्ट विचारधारा वाली सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी तीसरे स्थान पर आई है, जबकि दक्षिणपंथी दल पहले और दूसरे स्थान पर हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि मारिन का नेटो में जाने का फैसला गलत है, क्योंकि पूर्ण बहुमत में अभी कोई नहीं है और मुमकिन है कि गठबंधन के साथ मारिन फिर प्रधानमंत्री बने। और ऐसा होता है तो महाविनाश की स्थिति बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। वोलोदार में रूस का बहुत बड़ा हमला। रूस ने यूक्रेन आर्मी पर ड्रोन से किया अटैक। रूस ने ड्रोन से गिराए हैं ताबड़तोड़ बम। यूक्रेन का T-72 टैंक और इन्फेंट्री व्हीकल तबाह हो गया है। हमले में यूक्रेन के दर्जनों सैनिक मारे जाने का दावा किया जा रहा है। यूक्रेन युद्ध में अपना बहुत बड़ा हिस्सा गंवा चुका है और अब उसके राष्ट्रपति ने ऐसा कदम उठाने की ठान ली है जो पूरे यूक्रेन सहित यूरोप और अमेरिका तक का विनाश करा सकता है। यह कदम है क्रीमिया में रूस के सैन्य ठिकानों पर हमला करना। जेलेंस्की ने 3 तरफ से क्रीमिया के कर्च ब्रिज पर हमला करने का प्लान बनाया है। जेलेंस्की के टॉप सीक्रेट प्लान का ब्लूप्रिंट लीक हो चुका है। रूस को जैसे ही यूक्रेन के प्लान की खुफिया जानकारी मिली, क्रेमलिन में हलचल बढ़ गई। यूरोपियन खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पुतिन ने काउंटर एटमी प्लान तैयार कर लिया है। क्या है जेलेंस्की के अटैक का ब्लूप्रिंट और पुतिन ने क्या एटमी तैयारी की है, देखिए ये रिपोर्ट। यूक्रेन मदद के भरोसे जंग लड़ रहा है, लेकिन मददगार भी अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा दांव पर लगाकर यूक्रेन की मदद नहीं करेंगे। वो समय आ गया है जब जेलेंस्की पर समझौता करने का दबाव बनने लगा है। जेलेंस्की को एक न एक दिन इस दबाव के आगे झुकना ही पड़ेगा और इसीलिए वो यूक्रेन को रूस के साथ सौदा करने की हालत तक लाना चाहते हैं। जेलेंस्की ने सौदा करने वाली स्थिति में आने के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है जो लीक हो चुका है। जेलेंस्की ने अपने सलाहकारों के साथ मिलकर क्रीमिया के रूसी अड्डे पर अटैक करने का प्लान तैयार किया है। जेलेंस्की के निशाने पर क्रीमिया का सबसे अहम इंफ्रास्ट्रक्चर 19 किलोमीटर लंबा कर्च ब्रिज है। 2014 में क्रीमिया जीतने के बाद पुतिन ने रूस को सीधे क्रीमिया से जोड़ने के लिए यह पुल बनवाया है, जिस पर 8 अक्टूबर 2022 को यूक्रेन एक हमला कर चुका है। आठ अक्टूबर को क्रीमिया के कर्च ब्रिज पर एक ट्रक भेजा गया, जिसमें बारूद था। कर्च ब्रिज पर जा रहे इस ट्रक में रखा विस्फोटक डेटोनेट कर दिया गया। इस विस्फोटक से क्रीमिया ब्रिज का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया था।
क्रीमिया ब्रिज से गुजरती ट्रेन जलने लगी। घंटों तक क्रीमिया ब्रिज सुलगता रहा था। एक बार फिर यही पुल यूक्रेन के निशाने पर है। इस पुल पर हमला करने के लिए ज़ेलेंस्की ने तिहरा प्लान तैयार किया है। यूक्रेन क्रीमिया के कर्च ब्रिज पर पहले की तरह वाहन में विस्फोटक भरकर उसे डेटोनेट कर सकता है। दूसरा प्लान है कर्च के ब्रिज के पिलर्स में डायनामाइट लगाने की कोशिश। तीसरा प्लान है अंडर वाटर ड्रोन से कर्च ब्रिज के पिलर पर हमला करना। यूक्रेन ने रूस के मॉस्कोवा युद्धपोत पर अंडर वाटर ड्रोन से ही अटैक किया था और वो ध्वस्त हो गया था। एक बार फिर ज़ेलेंस्की इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कर्च ब्रिज पर हमला करने के साथ ही यूक्रेन रूस के सैन्य ठिकानों पर ड्रोन अटैक कर सकता है। क्रीमिया पर अटैक के लिए टैंक की नई खेप भेज सकता है। ज़ेलेंस्की के इस वॉर ब्लूप्रिंट की खुफिया जानकारी रूस को मिल चुकी है। ज़ेलेंस्की का प्लान लीक होते ही क्रेमलिन में हलचल बढ़ गई है। अगले हफ्ते रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई है। अगर क्रीमिया पर अटैक हो जाता है तो उसका काउंटर प्लान क्या होगा या काउंटर अटैक करने के लिए क्या प्लान बनेगा, इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा इस बैठक में। माना जा रहा है कि कर्च ब्रिज पर हमले की स्थिति में पुतिन सुरक्षा परिषद से एटमी अटैक की सहमति लेंगे ताकि जरूरत होने पर एटमी हमले के लिए औपचारिकताएं पूरी न करनी पड़े। यूं तो कर्च ब्रिज पर हमला करना आसान नहीं है, लेकिन अगर यूक्रेन ने यह कोशिश की तो यूरोप से लेकर अमेरिका तक न्यूक्लियर बवंडर शुरू हो सकता है। आठ अक्टूबर से पहले ही रूस ने कई लेयर में क्रीमिया ब्रिज की सुरक्षा टीम तैयार कर रखी है, लेकिन एक हमले के बाद टीम पहले से और ज्यादा अलर्ट है। क्रीमिया ब्रिज के नए सुरक्षा बंदोबस्त भी आपको दिखाएंगे। पहले देखिए कि रोजाना इस ब्रिज की सुरक्षा कितने बड़े स्तर पर की जाती है। इस पुल की सुरक्षा के लिए आसमान से पहरेदारी एक सैटेलाइट के जरिए होती है। पुल की पहरेदारी में हथियारों से लैस सुखोई 30 फाइटर जेट तैनात रहते हैं। एक डेडिकेटेड रडार स्टेशन पुल की सुरक्षा के लिए बना हुआ है। डेडिकेटेड S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से पुल की सुरक्षा की जाती है। इसके साथ ही सुरक्षा के लिए एंटी सबमरीन सर्विलांस सिस्टम तैनात है। एयर अटैक रोकने के लिए एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल लगाई गई है। ट्रक माउंटेड रॉकेट सिस्टम भी पुल की सुरक्षा में तैनात रहता है। सुरक्षा के लिए शोल्डर माउंटेड रॉकेट भी तैनात है। इतना ही नहीं, इसके लिए सरफेस टू एयर मिसाइल भी 24 घंटे तैनात रहती है और पुल पर जगह जगह वॉच टावर भी मौजूद है। अब बारी आती है समंदर के रास्ते निगरानी की, तो इसके लिए एक युद्धपोत तैनात है। जगह जगह सोनार सिस्टम लगे हैं जो पनडुब्बी का पता लगाते हैं। सुरक्षा के लिए 24 घंटे पुल के नीचे गोताखोर मरीन कमांडो की ड्यूटी होती है। सिर्फ यही नहीं, पुल के आसपास ट्रेन्ड डॉल्फिन्स रखी गई और फिर कोस्टल मिसाइल भी तैनात रहती है। 8 अक्टूबर का हमला एक ट्रक में विस्फोटक भरकर किया गया था। उसके बाद वाहनों की एक्सरे स्कैनिंग और बढ़ा दी गई है। लेकिन ज़ेलेंस्की का ब्लूप्रिंट लीक होते ही सुरक्षा बंदोबस्त और ज्यादा बढ़ा दिए गए। रूस ने ब्लैक सी में अपने वॉरशिप्स की गिनती बढ़ा दी है। पहले से मौजूद इस बेड़े में 5 और वॉरशिप्स को तैनात कर दिया गया है। ब्लैक सी में भेजे गए 5 नए वॉरशिप कैलिबर क्रूज मिसाइल से लैस। अजोव सागर में भी रूस के वॉरशिप मौजूद हैं। भूमध्य सागर में न्यूक्लियर अटैक करने वाले 7 वॉरशिप तैनात हैं। ज़ेलेंस्की के हमले का ब्लूप्रिंट मिलते ही रूस ने एटमी तैयारी पूरी कर ली। हमला हुआ तो न्यूक्लियर अटैक के 3 प्लान तैयार हैं। हमला होने की सूरत में यूक्रेन, अमेरिका और ब्रिटेन पर टैक्टिकल न्यूक्लियर हमला हो सकता है। दूसरा है फादर ऑफ ऑल बम यानी जार से न्यूक्लियर हमला। और तीसरा विकल्प है यूक्रेन के जीते हुए इलाके में परमाणु परीक्षण करके तबाही मचाना। अगर यूक्रेन ने क्रीमिया ब्रिज पर हमला करने की गलती की तो न्यूक्लियर बवंडर का शुरू होना तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
यूक्रेन की एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस फोर्स का वीडियो सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर, एंटी एयरक्राफ्ट गन से ट्रेनिंग करते दिखे यूक्रेनी जवान। रूस के ड्रोन हमलों को नाकाम करेगी ये डिफेंस फोर्स, ऐसी जानकारी मिल रही है। लेकिन ये तस्वीरें देखिए। अगस्त 2022 में रूस की राजधानी मॉस्को में एक चलती कार में ब्लास्ट हुआ, लेकिन ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि सोची समझी साजिश थी रूसी राष्ट्रपति पुतिन के करीबी अलेक्जेंडर दुगिन को मारने की, कार धमाके में मौत के घाट उतारने की। खैर, साजिशकर्ता अपने मकसद में कामयाब तो नहीं हो सके, मगर इस कार ब्लास्ट में अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी दारिया दुगिन की मौत हो गई। ठीक इसी ही तरह खूनी साजिश बीती शाम पुतिन के घर यानी सेंट पीटर्सबर्ग के कैफे में रची गई। जानते हैं किसे निशाना बनाने के लिए? वैगनर चीफ प्रिगोजिन को मारने के लिए। मगर ऐन वक्त पर वैगनर चीफ का प्लान बदल गया, लेकिन इस धमाके में पुतिन खेमे के ही एक ब्लॉगर की मौत हो गई। जानते हैं इस बारूदी साजिश को किसने अंजाम दिया? 26 की खूबसूरत सी दिखने वाली ब्यूटी बॉम्बर ने। कैसे, देखिए। 2 अप्रैल की शाम सेंट पीटर्सबर्ग के कैफे में भीषण ब्लास्ट हुआ। शहर के बीचों बीच नेवा रिवर के पास मौजूद कैफे में हुए जोरदार धमाके की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हुई। शाम के वक्त कैफे में ब्लास्ट होने की घटना ने न सिर्फ सेंट पीटर्सबर्ग बल्कि क्रेमलिन में भी सनसनी मचा दी, क्योंकि कैफे में हुए ब्लास्ट के चलते रूस के बड़े मिलिट्री ब्लॉगर की मौत हो गई। नाम था व्लादिमीर तातार्स्की। व्लादिमीर तातार्स्की बीते 1 साल से रूस यूक्रेन वॉर को कवर कर रहे थे। उनकी पहचान एंटी यूक्रेन और प्रो पुतिन खेमे से थी। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि सेंट पीटर्सबर्ग कैफे में जिस ब्लास्ट को अंजाम दिया गया, वो मिलिट्री ब्लॉगर व्लादिमीर तातार्स्की को मारने के लिए नहीं, बल्कि पुतिन के करीबी माने जाने वाले वैगनर चीफ प्रिगोजिन को मौत के घाट उतारने के लिए था। यकीन मानिए, सेंट पीटर्सबर्ग के जिस कैफे में ब्लास्ट हुआ वो वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन का था। और जानते हैं, जिस वक्त कैफे में धमाका हुआ उस वक्त वैगनर प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन को कैफे में ही मौजूद रहना था, वो भी एक इवेंट में शामिल होने के लिए। लेकिन ऐन वक्त पर वैगनर चीफ का प्रोग्राम रद्द हो गया। प्रिगोजिन को सेंट पीटर्सबर्ग की बजाय बाखमुत जाना पड़ा। आखिर क्यों, ये आपको बताएंगे। लेकिन सेंट पीटर्सबर्ग के उस कैफे में रूस के मशहूर मिलिट्री ब्लॉगर व्लादिमीर तातार्स्की मौजूद रहे, जिसका नतीजा ये हुआ कि टीएनटी बम की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। आपको बता दें कि सेंट पीटर्सबर्ग के स्ट्रीट फूड बार कैफे में जो धमाका हुआ उसे पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया। और जानते हैं, इस ब्लास्ट में मोहरे के तौर पर एक ब्यूटी बॉम्बर का इस्तेमाल किया गया। यकीन न हो तो कैफे ब्लास्ट से जुड़ी इन सीसीटीवी फुटेज और तमाम तस्वीरों को गौर से देखिए। अब आपको एक एक तस्वीर का सच फ्रेम टू फ्रेम सीक्वेंस में बताते हैं और सेंट पीटर्सबर्ग कैफे ब्लास्ट के इनसाइड थ्योरी से रूबरू करवाते हैं। अपने हाथों में बॉक्स लेकर चलने वाली इस महिला को गौर से देखिए, जो सेंट पीटर्सबर्ग के स्ट्रीट फूड बार कैफे के सामने से गुजरती है। कुछ देर बाद वो महिला फिर कैफे के सामने से गुजरती दिखाई देती है, लेकिन इस बार वो कैफे के अंदर दाखिल हो जाती है। युद्ध से जुड़े एक इवेंट का आयोजन चल रहा होता है, जिसमें रूस के मशहूर मिलिट्री ब्लॉगर व्लादिमीर तातार्स्की भी मौजूद रहते हैं। संदिग्ध महिला भी ब्लॉगर तातार्स्की के पास ही खड़ी दिखाई देती है। संदिग्ध महिला के हाथ में जो बॉक्स रहता है, दरअसल उसमें गिफ्ट होता है, जिसे एक शख्स मिलिट्री ब्लॉगर तातार्स्की को सौंपता है। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि गिफ्ट बॉक्स में मंकी का एक स्टेचू होता है। गिफ्ट देने के बाद संदिग्ध महिला फौरन कैफे से बाहर निकल जाती है। महिला के इवेंट से बाहर जाने की तस्वीर भी सामने आती है। जैसे ही महिला कैफे से बाहर निकलती है, वहां जोरदार ब्लास्ट होता है। चंद सेकंड के भीतर कैफे के परखच्चे उड़ जाते हैं, शीशे दरवाजे बिखर जाते हैं। धमाके के बाद कैफे के भीतर सब कुछ तहस नहस हो जाता है। इस बम कांड में 25 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, जबकि मिलिट्री ब्लॉगर व्लादिमीर तातार्स्की की मौके पर ही मौत हो जाती है। जानते हैं इस ब्लास्ट को अंजाम देने वाली ब्यूटी बॉम्बर कौन है? कैफे के भीतर गिफ्ट बॉक्स में टीएनटी बम ले जाने वाली संदिग्ध लेडी का ताल्लुक किससे है? आखिर किसके इशारे पर उसने सेंट पीटर्सबर्ग के कैफे में धमाका किया? किसके कहने पर रूस के मिलिट्री ब्लॉगर को मौत के घाट उतारा? ये जानने के लिए आप इस तस्वीर को देखिए। दारिया ट्रायोपोवा
यही नाम है सेंट पीटर्सबर्ग के कैफे में ब्लास्ट करने वाली संदिग्ध ब्यूटी बॉम्बर का, जो गिफ्ट बॉक्स के साथ कैफे के बाहर दिखाई दी, जो रूस के मिलिट्री ब्लॉगर के साथ इवेंट में खड़ी दिखाई दी। मगर 26 साल की दारिया ट्रायोपोवा ने इस बात की भनक भी नहीं लगने दी कि उसके हाथ में जो गिफ्ट बॉक्स है उसमें विस्फोटक है। उसका मकसद कैफे को धमाके में उड़ाना है, वैगनर बॉस प्रिगोजिन को मौत के घाट उतारना है। सीसीटीवी फुटेज की बिनह पर जांच एजेंसियों ने दारिया ट्रायोपोवा को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा सेंट पीटर्सबर्ग में मौजूद दारिया के फ्लैट पर भी छापा मारा गया। कुछ और संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। अब तक की जांच में जो खुलासा हुआ वो हैरान कर देने वाला था। आखिर क्या, ये भी जान लीजिए। 26 साल की दारिया ट्रायोपोवा सेंट पीटर्सबर्ग की रहने वाली है। एंटी वॉर रैली में शामिल होने के चलते दारिया गिरफ्तार हो चुकी है। अब तक की जांच में पता चला है कि दारिया ट्रायोपोवा यूक्रेन से जंग के खिलाफ थी। वैगनर चीफ और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के आक्रामक रवैये को लेकर दारिया ट्रायोपोवा में गुस्सा था। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि उसके इस गुस्से का रूस के दुश्मन मुल्कों ने फायदा उठाया और दारिया ट्रायोपोवा को कैफे के ब्लास्ट को अंजाम देने के लिए उकसाया। अब तक की जांच में यह आशंका भी जताई जा रही है कि वैगनर चीफ को मारने के लिए सेंट पीटर्सबर्ग में ब्लास्ट को अंजाम देने के लिए खास ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें 5 देश शामिल थे: यूक्रेन, पोलैंड, ब्रिटेन, अमेरिका और इजराइल। रूसी मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि जिस तरह पुतिन के ब्रेन माने जाने वाले अलेक्जेंडर दुगिन को कार ब्लास्ट में उड़ाने की साजिश रची गई, ठीक उसी तरह कैफे ब्लास्ट में पुतिन के राइट हैंड माने जाने वाले वैगनर चीफ प्रिगोजिन को मारने की तैयारी थी। मगर अलेक्जेंडर दुगिन की जगह उनकी बेटी दारिया दुगिन कार ब्लास्ट में मारी गई और इस बार कैफे ब्लास्ट में प्रिगोजिन की जगह मिलिट्री ब्लॉगर व्लादिमीर तातार्स्की मारे गए। जिस शातिराना अंदाज में कैफे में ब्लास्ट को अंजाम दिया गया था, ऐसे में कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं मोसाद का इसमें हाथ हो सकता है, क्योंकि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ही ऐसे मुश्किल ऑपरेशन को अंजाम देती है, वो भी दूसरे मुल्क में। और ये तभी संभव है जब इजराइल को अमेरिका की तरफ से इशारा मिले। यानी पुतिन के शहर में ही 5 देशों ने ब्लास्ट के जरिए जोरदार झटका देने की कोशिश की, मगर ऐसा हो न सका। लेकिन इस बार कैफे ब्लास्ट के साथ ही पुतिन को यह मैसेज दे दिया गया कि अब कुछ भी हो सकता है। लेकिन पुतिन का मार्कर कैसा है, उसकी खासियत क्या है, आइए आपको बताते हैं। पुतिन का मार्कर बहुत ही मारक और संहारक है। यूक्रेन समेत नेटो देश इसके नाम से क्यों कांप रहे हैं, अब इसे भी समझ लीजिए। असल में पुतिन का मार्कर मानव रहित एंटी टैंक वेपन है। इसे खास तौर पर नेटो के टैंक को तबाह करने के लिए ही बनाया गया है। ये पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। इसमें नेटो देश के टैंक्स का डेटा फीड है। सबसे बड़ी और खास बात यह है कि ये कॉर्नेट नाम की एंटी टैंक मिसाइल से भी लैस है। इसी मिसाइल से वो दुश्मन के टैंक को भस्म कर देता है। इसमें हाईटेक सेंसर लगा हुआ है। सेंसर की मदद से मार्कर दुश्मन के टैंक को डिटेक्ट कर लेता है। सेंसर जैसे ही नेटो के टैंक को देखेंगे, उसे खत्म करने के लिए ऑटोमेटिक प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। यानी मार्कर ऑटोमेटिक अटैक कर नेटो के टैंक्स को पल भर में खत्म कर देगा। इसे खासतौर पर जर्मनी के लेपर्ड और अमेरिका के अब्राम और ब्रिटेन के चैलेंजर टैंक को ही तबाह करने के लिए बनाया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि मार्कर टैंक्स की बनावट और डिजाइन के हिसाब से उस पर अटैक करता है। मसलन अगर कोई टैंक गोले से खत्म हो सकता है तो उस पर गोला दागता है। जो टैंक मिसाइल से बर्बाद होगा उस पर मिसाइल से प्रहार करता है। यही वो फायर पावर है जो मार्कर को अद्वितीय बनाता है। ये तमाम तरह के गोला बारूद के साथ साथ कॉर्नेट एंटी टैंक मिसाइल से लैस है। जरूरत पड़ने पर यह मिसाइल दागकर दुश्मन के टैंक्स को भस्म कर देता है। पुतिन का यह अस्त्र न सिर्फ अनमैन्ड है बल्कि ऑटोमेटिक भी है, जिससे पार पाना आसान नहीं है। 3 महीने पहले की बात है, अमेरिका की अगुवाई में नाटो देशों ने यूक्रेन को जंग लड़ने के लिए खतरनाक टैंक और घातक हथियार देने का ऐलान किया था। इनमें जर्मनी के लेपर्ड टैंक्स, अमेरिका के अब्राम्स टैंक्स और ब्रिटेन के चैलेंजर टैंक शामिल हैं। नाटो के इस फैसले के तुरंत बाद पुतिन ने मार्कर को बनाने का आदेश दिया था। 3 महीने बीत चुके हैं। यूक्रेन को अभी पर्याप्त संख्या में पश्चिमी देशों से टैंक नहीं मिल पाए हैं, लेकिन पुतिन का ब्रह्मास्त्र उससे पहले ही तैयार हो चुका है।
नाटो के टैंक जिस भी वक्त यूक्रेन के वॉर जोन में उतरेंगे, उसी वक्त पुतिन का मार्कर उनका शिकार करना शुरू कर देगा। पुतिन और उनका मानव रहित मार्कर पूरी तरह से तैयार है, बस नाटो के टैंक का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। सेंट पीटर्सबर्ग के जिस कैफे में धमाका हुआ वो वैगनर चीफ प्रिगोजिन का था और दावा किया जा रहा है कि वैगनर चीफ अपने कैफे में आने वाले थे एक इवेंट में शामिल होने के लिए, लेकिन वैगनर ग्रुप के हेड ने आखिरी वक्त पर प्लान बदला और पहुंच गए सेंट पीटर्सबर्ग से करीब 1600 किलोमीटर दूर बाखमुत में। जानते हैं क्यों? बाखमुत पर जीत का ऐलान करने के लिए, बाखमुत पर रूसी ध्वज फहराने के लिए। आखिर कैसे बाखमुत पर वैगनर ने किया कंट्रोल, आप भी देखिए। बाखमुत पर रूस का कब्जा हो चुका है। यूक्रेन के नक्शे में मौजूद इस इलाके पर पुतिन का टोटल कंट्रोल हो चुका है। और यह दावा किसी और ने नहीं बल्कि वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने किया, बाकायदा तस्वीरें जारी करते हुए। किसी कमांडो की तरह बख्तरबंद जैकेट और हेलमेट पहनकर वैगनर प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन ने बाखमुत की सरकारी इमारत पर झंडा फहराया और इसके साथ बीते 10 महीनों से जारी जंग में बाखमुत फतेह का ऐलान किया। बाखमुत डोनेस्क रीजन का वही कस्बा था जो बीते कई महीनों से धधक रहा था। बाखमुत की जमीन बम, गोला, बारूद से सन गई थी। रूस ने बाखमुत पर ऐसा विध्वंसक प्रहार किया जिसकी कल्पना भर से ही रूह कांप जाए। और जानते हैं बाखमुत पर फतेह की जिम्मेदारी पुतिन ने वैगनर ग्रुप को सौंपी। बस फिर क्या, वैगनर चीफ के इशारे पर बाखमुत में भीषण कोहराम मचा। और अब वैगनर चीफ ने बाखमुत पर झंडा फहराने के साथ ही कब्जे का ऐलान कर दिया। हालांकि ज़ेलेंस्की ने फिर कहा है कि यूक्रेनी सेना बाखमुत में पीछे नहीं हटेगी। इसके अलावा बाखमुत बॉर्डर पर यूक्रेन नई टुकड़ी भी भेजेगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ज़ेलेंस्की बाखमुत के लिए क्यों अड़े हैं? क्यों रूस के लिए बाखमुत जीतना बड़ी कामयाबी माना जा रहा है, ये भी जान लीजिए। बाखमुत रूसी बॉर्डर से करीब 150 किलोमीटर दूर है। यह इलाका डोनेस्क और लुहांस्क के बीच पड़ता है। बाखमुत रूस के लिए रणनीतिक लिहाज से अहम है। इस पर कब्जे के साथ ही रूसी सेना का दबदबा बढ़ेगा। बाखमुत पर रूस का कंट्रोल यानी रूसी सेना एक साथ लुहांस्क और डोनेस्क में यूक्रेनी फौज को पीछे ढकेल सकती है। इतना ही नहीं, रूसी बॉर्डर के नजदीक होने के चलते यहां मौजूद रूस के सैनिकों को हथियारों और रसद की सप्लाई में भी परेशानी नहीं होगी। बस इसीलिए बाखमुत रूस यूक्रेन जंग का सेंटर पॉइंट बना हुआ था। TV9 भारतवर्ष। अमेरिका और रूस की अदावत में अगर जंग टलने की कोई वजह है तो वो मौजूद हथियारों की ताकत का आकलन है, जिसमें रूस आगे नजर आता है। न सिर्फ न्यूक्लियर हथियारों की संख्या में बल्कि हथियारों की गति और मारक क्षमता में भी। यही वजह है कि अमेरिका उस हर पैमाने पर रूस के मुकाबले खड़ा होना चाहता है जिसमें वो कमजोर पड़ता है, और इनमें से एक पैमाना हाइपरसोनिक हथियार का भी है। लेकिन अफसोस कि अमेरिका अपने मंसूबे में कामयाब होता इसके पहले ही सपना टूट गया। कैसे, इस रिपोर्ट में आप भी जानिए।
रूस अगर अमेरिका के आगे है तो उसका कारण सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स मेकिंग में रूस का सबसे आगे निकलना नहीं, बल्कि रूस के हाइपरसोनिक स्पीड वाले हथियार भी। यही वजह है कि अमेरिका अब भी रूस के साथ सीधे टकराने से परहेज करता है। हालांकि अमेरिका ने भी हर कीमत पर रूस को पछाड़ने के लिए हाइपरसोनिक हथियार हासिल करने का अभियान शुरू किया, लेकिन अफसोस कि अब तक उसे कामयाबी नहीं मिली और इस नाकामी के दौर में प्रेसिडेंट बाइडेन को एक और झटका लगा है। झटका हाइपरसोनिक स्पीड वाले हथियारों के टेस्ट में नाकामी का नहीं है, बल्कि झटका यह है कि अमेरिका ने अपना हाइपरसोनिक प्रोग्राम ही बंद कर दिया है। यानी रूस के हाइपरसोनिक हथियारों की टक्कर में कोई हथियार अमेरिका के पास नहीं, न बनाने का अब कोई प्रोग्राम है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस प्रोग्राम को बंद होने से अमेरिका के हाइपरसोनिक हथियारों को गिराने वाले एयर डिफेंस सिस्टम की उम्मीद भी टूट। आखिर क्या है वो कारण जिसने बारूदी हालात में भी अमेरिका के ड्रीम प्रोजेक्ट पर ताला लगा दिया? क्या अमेरिका तकनीक के मामले में रूस से पिछड़ गया? क्या अमेरिका ने रूस की ताकत के सामने घुटने टेक दी? क्या अमेरिका बार बार मिल रही नाकामी से डर गया? हाइपरसोनिक ड्रीम के टूटने के बाद इन सवालों का उठना लाजमी है, क्योंकि ये वो वक्त है जब रूस ने अमेरिका के खिलाफ अपने अलायंस में अमेरिका के दुश्मन और हाइपरसोनिक ताकत वाले चीन को शामिल कर लिया है। तो क्या मान लिया जाए कि अमेरिका अब दूसरे हथियारों पर फोकस कर रहा है, या फिर अमेरिका ने अब न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल का वक्त करीब आते हुए महसूस कर लिया है? इन सवालों का पुख्ता जवाब व्हाइट हाउस के पास है, लेकिन जो सार्वजनिक है वो स्थिति समझने के लिए काफी है। अमेरिका ने AGM-183A ARRW मिसाइल खरीदने का फैसला लिया था। इस मिसाइल की खरीद प्रोटोटाइप चरण की कामयाबी के बाद होनी थी, लेकिन ATM-183A ARRW का लेटेस्ट टेस्ट भी नाकाम हो गया। इस नाकामी के बाद अमेरिका ने लॉकहीड मार्टिन से डील कैंसिल कर दी और लॉकहीड मार्टिन ने भी इस हाइपरसोनिक प्रोजेक्ट को बंद कर दिया। लॉकहीड मार्टिन की टेस्ट सीरीज में ऐसा तीसरी बार हुआ है जब हाइपरसोनिक स्पीड हासिल करने में अमेरिका को नाकामी मिली है। सवाल यह है कि अमेरिका की दिलचस्पी AGM-183A ARRW मिसाइल में इतनी क्यों थी कि इसे नाकामी का लंबा सफर तय करने का मौका दिया गया? जवाब है लॉकहीड मार्टिन का भरोसा। AGM-183A ARRW एक लंबी दूरी की मिसाइल है। हाइपरसोनिक गति से उड़ान भरने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। इसका निर्माण एयर टू ग्राउंड लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म पर आधारित है। दावे के तहत इसकी रेंज 1600 किलोमीटर तक हो सकती थी और इस दूरी को मिसाइल 6.5 से 8 मैक्स स्पीड से तय कर सकती थी। लेकिन लॉकहीड मार्टिन के एक भी पैरामीटर पर मिसाइल सफल नहीं हो सकी। इसलिए अमेरिका ने इस हाइपरसोनिक मिसाइल के खरीद का प्रोग्राम कैंसिल किया, जिसके बाद लॉकहीड मार्टिन ने हाइपरसोनिक प्रोजेक्ट पर ताला लगा दिया। अलबत्ता अमेरिकन फोर्स की निगाह अब HACM यानी हाइपरसोनिक अटैक क्रूज मिसाइल प्रोग्राम पर टिकी है, जिसका निर्माण कम खर्च पर लॉकहीड मार्टिन की प्रतिद्वंदी बोइंग और रैथियन कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम है USAF ARRW, लेकिन इस प्रोजेक्ट के कामयाब होने के बावजूद हासिल करने के लिए अमेरिका को 2027 तक इंतजार करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।